चलिए स्टार्ट करते हैं। समस्या समाधान, ठीक है। क्या कल वाला कुछ घर पे जाके देखा? डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन किए थे क्या? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा। कुछ कुछ किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे घर पे जाके? देखे नहीं होंगे, चेहरा बता रहा देखा नहीं, हाँ कर रहे हो। देखा था? नहीं देखा होगा, ईमानदारी ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए ठीक है, देखिए भाई। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप किसको आइडेंटिफाई करेंगे? समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना। चलिए, तो इसमें मॉडल नंबर 1 देखते हैं। पहला मॉडल क्या है? बहुत सारे लोग तैयारी के दौरान यही काम करते हैं, पहला अटेम्प्ट दिया, दे के देखते हैं, फिर दूसरा क्या रह गया तो उसको सुधारते हैं। ऐसे क्या हो जाता है, सारे अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं। इसमें क्या करना है आपको? ट्रायल करना है ना, बार बार ट्रायल करते रहेंगे, ठीक है। इसकी समस्याएं क्या रहती हैं इस मॉडल में? सक्सेस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती। अगर आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है और आप रैंडमली कुछ भी ट्राई करने लगे उसके लिए, तो जरूरी थोड़ी कि उसमें समाधान मिल जाए, ठीक है। तो इसमें सक्सेस रेट जो है, सफलता की जो दर है, वो बहुत कम होती है। लिख लीजिएगा, इसके पहचान कैसी है? निम्न सफलता दर, सक्सेस रेट इज वेरी पुअर, ठीक है। तो जब सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, तो आप बताइएगा जो टाइम है, जो समय है, वो कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा? बहुत ज़्यादा लग जाता है। एंड पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लागत और समय दोनों आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं इस मॉडल के तहत, ठीक है। तो जब क्या होता है जनरली, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो ट्रायल एंड एरर मॉडल के थ्रू ही अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, है ना। ऐसा ना हो, इसी समय इसके आगे एक मॉडल डेवलप किया, मॉडल नहीं बेसिकली एक जो विचार डेवलप किया गया कि अगर लाइफ में कोई समस्या है, उसका समाधान ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? 3 चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या अगर है, इसको सॉल्व करना है, तो 3 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, इस मॉडल में समय ज़्यादा लगेगा एंड कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा आएगी, है ना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की, कल की एक बात मैं बता रहा हूँ, थे के स्टूडेंट थे 2017 से कोशिश कर रहे थे, और दोनों दोस्ती की बात भी देखिए। मैंने क्या बताया, ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 17 में उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी, और कभी पीटी हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी मेंस हुआ, कभी फिर कुछ हुआ, और कल रिजल्ट आया तो एक डिप्टी जेलर बना है, एक डीएसपी बना है। उनका वीडियो भी डाला है, शायद विनीत सर से जब बात हुई थी तो उन्होंने अपना वीडियो कॉल पे उन्होंने अपने पेज पर साझा किया है। तो तैयारी करते रहिए, डरिए मत, ठीक है। लगातार प्रयास अगर ईमानदारी से होता रहेगा, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। वो लोग ऐसे थे, दोनों का पीटी नहीं हुआ एक बार, तो उन्होंने सोचा नहीं अब कुछ कर लेते कि अब दूसरा विकल्प जो है देख लेते हैं। होता ना लाइफ में, टाइम बहुत हो गया, घर से पैसा आ रहा, 50 किलो चावल बांध घर पे सर पे लेके आ रहे हो जनरल डिब्बे में बैठ के, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा हो जाता है ना। फिर दोनों दोस्त बहुत तगड़े, है ना। दोस्ती का वजूद जो अगर ज़्यादा मजबूत होता है ना, तो फिर सफलता दोनों को मिल ही जाती है लगभग। और कल शाम उनके लिए बेहतर परिणाम लेके आई, एक डिप्टी जेलर बना है और दूसरा डीएसपी बना है। तो उन्होंने बताया है कि कैसे उनको सक्सेस मिला है। और ऑब्वियस बात, लगातार काम करते रहिएगा, छोटे छोटे एफर्ट्स अपने डालते रहेंगे डेली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं, बस लगातार लगे रहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, समस्या अगर है तो एक मॉडल पहले क्या मतलब जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप ट्राई करते रहेंगे, फिर से आप असफल होंगे, फिर ट्राई करेंगे। इस केस में समय बहुत लगता है और पैसा आपका ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो फिर एक मतलब विचारधारा टाइप डेवलप हुई कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। नंबर 1, पहला काम आप क्या करें? पहला आप काम करेंगे, चॉइस आपकी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आपने चॉइस किसकी चॉइस करेंगे, तो इसमें 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम
कई बार लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहले समाधान किसका होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा, मेथड या विधि कौन सी है, अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, या विकल्प कौन कौन से हैं, किन विकल्पों के माध्यम से समस्या का समाधान आप करने वाले हैं। तो पहले चॉइस में किसका ख्याल रखेंगे, समस्या कौन सी पहले लेनी है और किस विधि से उसका चुनाव आपको करना है। ठीक है। जैसे कई सारी समस्याएं अगर लाइफ में आ जाए मान लिया, तो आप पहले कौन सा काम करेंगे, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर आप मन में रखते हैं प्रायोरिटी क्या है आपकी, प्राथमिकता आपकी क्या है, ये आपको पता होगा। ठीक है। उसके बाद जब आप चॉइस कर लेंगे, अब समस्या तो क्लियर हो गया, इस समस्या मान लीजिए जो भी आपको जो भी प्रायोरिटी रहेगी किसको सॉल्व करना है, फिर कई सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। उस मेथड्स में मान लिया मेथड नंबर 1, अल्टरनेटिव 1 जो भी आप लिखना चाहें, या मेथड नंबर 2, बहुत सारे मेथड आपने देख लिए कि हम इन दो विधियों से समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये आपने चुनाव कर लिया है पहले चरण में। अब दूसरे में क्या करेंगे, आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। दूसरे में तुलना की जाएगी, किसकी तुलना की जाएगी, जो विधियां आपने चुनी हैं उसमें नंबर 1 का चुनाव करें या नंबर 2 का चुनाव करें। बात समझ आई। अगर कोई समस्या है लाइफ में, तो हो सकता है कि मोर देन 1 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो, संभव है ना। तो वहां पर क्या करेंगे, किस समस्या का समाधान पहले आप चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद किस मेथड से आप सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, उसका जो अल्टरनेटिव आप डेवलप करेंगे, उनमें से किसी एक का चुनाव आप करेंगे। क्या ऐसे ही लाइफ में चलता सब कुछ? अरे ऐसे सब कुछ चलता है ना लाइफ में, नहीं चलता तो ऐसे चलाइए। तीसरा देखिएगा प्लीज। अगर आपको लगे कि एक मेथड से काम नहीं चल पा रहा है, तो तीसरे चरण में कई बार ऐसा होता है कि मेथड 1, पहली विधि की मदद भी ली जाएगी एंड दूसरे मेथड की भी विधि ली जाएगी, या हो सकता है सिर्फ एक ही मेथड हो। तो कॉम्बिनेशन कहाँ पर रहता है, तीसरे में रहता है। ये एक आम विधि है, जनरल विधि है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की जो है समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अडॉप्ट करता है। आप देखिए आपकी लाइफ में कोई समस्या है, अप्लाई करके देखिए क्या प्रॉब्लम है, कोई एक बताओ क्या समस्या इस समय चल रही। किसी की लाइफ में कोई दिक्कत है, सब खुश हैं? अगर आप सब खुश हो जाएंगे तो जितने बाबा लोग हैं उनका काम क्या रहेगा, फिर तो चौपट हो जाएंगे। कोई समस्या निकालिए, सर शनि खराब है, राहु खराब है, कुछ तो बोलिए, है ना, तभी तो कुछ काम चलेगा। कोई दिक्कत है किसी की लाइफ में? नहीं। हाँ क्या है बताइए, कौन बताएगा? देखते हैं, हो सकता समाधान मिल जाए, कल से मैं बाबा बन जाऊं। हाँ बताओ कौन बताएगा, क्या समस्या आपकी लाइफ में है, कोई समस्या बताइए। अच्छा पर्सनल है, ऐसी कोई समस्या है जो यहाँ पर बताई जा सकती है? हाँ बस बिल्कुल ठीक बात। देखिए समस्या क्या है, अब ने इसको मॉडल देखिए ना, समस्या क्या है, इनका जो फोकस है ना बेसिकली वो नहीं बन पा रहा है, या कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर नहीं हो पा रहा। दिमाग के बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, किस पर विचार किया जाए, समस्या यही है। अब देखिए क्या है, समस्या तो एक ही है आपकी। अब क्या करें, मेथड कैसे लगाएंगे, मान लीजिए 2 विकल्प हैं आपके पास, है ना, समाधान कैसे, जॉब नंबर 1 एंड जॉब नंबर 2। एक में हो सकता है कि सैलरी आपकी 1 लाख रुपए है, एक में हो सकता है वो आपको 80,000 दे रहा हो। यहाँ एक तो पैसे का मुद्दा हो जाएगा। दूसरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, पहली जॉब में हो सकता है कि हर साल आपको आउट ऑफ कंट्री घूमने को भेज रहे हो, या सैलरी कम है, यहाँ पूरी फैमिली का मेडिकल आपको फ्री मिल रहा हो। वो सारे बेनिफिट्स आप रखिए टेबल पे। फिर देखिए आप पैसे के माध्यम से समाधान चाहते हैं या अदर एम्यूनिटीज जो मिलती सुविधाएं मिलती हैं उनके माध्यम से आप चाहते हैं, आप देखेंगे समाधान मिल जाएगा। इसमें किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं है ना। और कोई है भक्तजनों, बताइए कोई समस्या हो? नहीं ना, मतलब ये अप्रोच है, इसी से सामान्य व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करता है। ठीक, आगे देखिएगा। ये सब आता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला मॉडल देखिए भाई, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। हाँ ट्रायल एंड एरर, एक सामान्य जनरल मॉडल मैंने बताया जो आम आदमी जिसके माध्यम से अप्रोच करता है। उसके बाद एजेंडा सेटिंग थ्योरी, ये 2 लोगों ने दी थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मॉडल किसने दिया था या थ्योरी किसने दी थी, मैक्सवेल
एंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, है ना, ठीक है। और ये 1972 में मॉडल आया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंडा सेटिंग गिवन बाय मैक्सवेल एंड डोनाल्ड इन 1972, 1972 में दिया गया था। अब बात किसकी है? एजेंडा की है। नेगेटिव पॉइंट है बेसिकली। इसमें देखिएगा इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो एरिया ऑफ वर्किंग है, जो इसका कार्यक्षेत्र है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से इसका सीधा संबंध है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसका, कैसे काम करते हैं। इसमें देखते हैं, एक तो सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, विषय, और फैक्टर्स, कारक। मतलब किसी एक विषय, एक मुद्दे का चुनाव करेंगे, फिर ऐसे फैक्टर्स जिनका प्रभाव रहता है इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर, इस मुद्दे पर, उनका चुनाव करते हैं, है ना। आसान भाषा में यह है कि समस्याओं को आकार दिया जाता है, समस्या को क्रिएट किया जाता है। देखिए, जैसे मान लिया मैं नेता बनना चाहता हूँ इसी मोहल्ले का, एमएलए का चुनाव लड़ना है, तो यहाँ पे सब लोग चैन से सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चों के साथ खुश हैं। तो मैं कैसे बोलूँगा मैं नया करने आया हूँ? तो मैं क्या बोलूँगा कि देखिए इस दीवार में मुझे दिखाई दे रहा है शायद गणेश जी हैं, है ना, या कुछ भी बोलते हैं, किसी भी धर्म को पकड़ लेंगे। और ये कैसे होता है? क्योंकि आपको देखना सब्जेक्ट क्या है, क्या धर्म के माध्यम से वोट मिलेगा, या मान लिया बोल दिया कि नहीं इस एरिया के लोगों को काम नहीं मिल रहा, लक्ष्मी नगर से काम करने जा रहे हैं मुखर्जी नगर, करोल बाग, बताइए यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? मैं लगातार जो है उनके नेगेटिव बात करने लगा हूँ, और मैंने क्या बोला, अगर मैं विधायक बना तो यहीं पर काम आपको मिलेगा। और इसी बीच कोई साइकिल बजा रहा काम करते हुए, मैंने बोला देखो सर्दी में जा रहे बेचारे, अगर मुझे वोट देंगे तो काम यहीं आएगा, भारत माता की जय, समझ आए बात नहीं, नारे वारे लगाना चालू कर दिया। तो जितने लोग मैक्सिमम करोड़ बाग काम करने जाते हैं वो सब क्या बोलेंगे, इस बार एमएलए कैसा हो, आनंद सर जैसा हो। जहाँ जा रहे पीछे पीछे चल रहे सब लोग। समस्या पकड़ ली मैंने कि रोजगार, और सर्दी के समय पकड़ी है जब कंबल से निकला नहीं जाता है, इसमें करोल बाग जाना संकट हो जाएगा नहीं, सब लोग कहाँ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। तो समस्या क्या है कि लोग यहाँ से जॉब के लिए कहीं और जा रहे हैं। अब उस समस्या को आकार देना चालू कर दिया, जब कोई जा रहा है देखिए बेचारे जा रहे हैं, बताइए चेहरा देखिए, है ना, है कुछ नहीं, वो खुश है, देखिए बेचारे दिखा रहे हैं, खुश थोड़ी, मैं जानता हूँ। इस तरीके नेता लोग आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं, समस्या बड़ी हो गई। अब ऐसे फैक्टर्स जिनके माध्यम से उस सब्जेक्ट पर मैं वोट गेन कर सकता हूँ, यूथ, युवा, उसको भड़काएंगे लगातार कि मुझे बनाओ, देखना यहीं पर काम तुम्हें मिलेगा, बेशक तुम रिक्शा चलाओ लेकिन काम यहीं होगा। समझ आई बात नहीं? तो मतलब क्या है कि समस्या नहीं होती है, लेकिन उसको भी जब क्रिएट किया जाए तो उसको बोला जाता है एजेंडा सेटिंग। बात को समझ आई? एजेंडा सेटिंग क्या होगी? जैसे अभी देखिएगा, अभी मंदिर का काम हो गया, तो मंदिर, जैसे राम मंदिर की बात करें अगर, तो कई लोग बोलते हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा सेटिंग था, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, वोट लिया। अब एक एजेंडा आपका क्या हो गया, लगभग खत्म हो गया, भगवान राम आ गए, मंदिर खत्म। अगर एजेंडा सेटिंग ही करना है तो एक तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा आपको एजेंडा क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। बिहार में क्या किया उन्होंने, जातिगत जनगणना करा दी, उसे एजेंडा बना दिया। अब जो कारक, जो फैक्टर्स हैं, ये आपको क्या लगता है, ये बड़ी प्लानिंग होती है, और जनता के दिमाग में हम लोग कोरा कागज है, जो दिमाग भर दिया जाएगा, भारत माता की जय, यस बिल्कुल सही है, और देख लिया किस रंग का झंडा है, वही अपने गले माथे टहल रहे सुबह शाम। यही होता ना, होता। मतलब अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो एजेंडा सेटिंग मॉडल मैक्सिमम यहीं पर चलता है। जो एजेंडा को डेवलप करता है, जो समस्याओं को जन्म देता है, मैक्सिमम बेनिफिट किसे मिलता है, उसी को मिलता है। जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं जिन पर हम लोग रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, इनको कोई भी बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट कभी भी नहीं होता है।
और ना ही उस एजेंडा का कुछ होता है। जिसने डेवलप किया है मैक्सिमम बेनिफिट उसी को गेन करना होता है। तो एजेंडा सेटिंग का मैक्सिमम प्रयोग कहाँ किया जाता है? पॉलिटिक्स में किया जाता है। ठीक है, पढ़ाई में कर सकते हैं, लेकिन इतना एजेंडा मजबूत कहाँ है? नेताओं से पूछो, उन्हें दिखता है कि नहीं सीएम बनना है? केजरीवाल ने धरना जब दिया तो दिल्ली दिल्ली गद्दी दिख रही थी ना उसे, अन्ना नहीं दिख रहे थे बगल में, और अन्ना इतिहास पढ़ना भूल गए। इतिहास क्या है? हमेशा चेला लोगों ने गुरुओं को बाहर किया है ना। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। मौर्य एम्पायर से किसे निकाला गया? चाणक्य को, सुना होगा आपने। उसके बाद अकबर का नाम सुना होगा। इनके गुरु का मतलब इनका पालन पोषण किसने किया? बैरम खान ने, निकालना पड़ा उन्हें भी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को किसने तैयार किया? बाबा ने, महात्मा गांधी ने, उन्हें भी जाना पड़ा कांग्रेस से। अन्ना किसे तैयार किया? अन्ना कहाँ है? कायदे में राज्यपाल तो बना देते उन्हें कम से कम, है ना। तो खैर, एजेंडा सेटिंग बेनिफिट किसे होता है? जिसके माइंड में एजेंडा की सेटिंग होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंडा में वही करता है जिसको बेनिफिट को मिनिमाइज करना है, अपने तक करना होता है। तो पॉलिटिक्स में ही इसका मैक्सिमम प्रयोग होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। डेवलपमेंट में लोग नहीं करते हैं, किया जा सकता है। यूरोप में बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में डेवलपमेंट प्रोग्राम सब एजेंडा सेटिंग के माध्यम से होते हैं। बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में जो भी डेवलपमेंट होता है वो एजेंडा सेटिंग के माध्यम से। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है। आगे लिखिएगा। एक बार आइंस्टाइन से पूछा गया था कि आपके पास अगर कोई समस्या है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप मुझे 60 मिनट, ये स्टेटमेंट आ चुका है, ये आइंस्टाइन का है। उन्होंने बोला कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने मुझे टाइम दिया 60 मिनट, तो 55 मिनट, 55 मिनट तो मैं समस्या को समझने में लगाऊंगा, और उसके बाद में 5 मिनट अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। बात समझ आई नहीं? ये स्टेटमेंट किसका है? आइंस्टाइन की। अगर कोई समस्या है, आपने उनको 60 मिनट दिया है, तो 55 मिनट वो किस में लगा देंगे? रिसर्च में लगा देंगे कि समस्या है क्या एक्चुअली में। समझ आई बात नहीं? डॉक्टर्स में अगर आप देखें, मेडिकल सेक्टर में क्या है कि कोई डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, कोई खराब होता है। दवाइयाँ तो अपने घर से नहीं बनाता ना वो, लेकिन जो सही में पकड़ लेता है कि समस्या क्या है, वो फिर 10 रुपये की टेबलेट दे के आपको ठीक कर देगा। नहीं समझ पाओगे तो ऑपरेशन कर डालो। ठीक है, खैर आगे देखेंगे। इस पर लोग अलग अलग कहानी बना देते हैं, है ना, आइंस्टाइन वाले स्टेटमेंट पर। चलिए आगे देखेंगे भाई, है ना। अगर आप समस्या समाधान करने बैठें तो क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपको समस्या समाधान करना है और आप मान लिया आईएएस ऑफिसर हैं, तो आपके माइंड में कौन सी बातें नहीं आनी चाहिए? नंबर 1, अगर आपसे किसी ने बोला है कि इस रास्ते में बार बार चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, समस्या है एक सिस्टम में नहीं, और आप कौन है इसमें? आईएएस अधिकारी, तो आप पहली बात बोलेंगे नहीं ये मेरी समस्या नहीं है। तो क्या ये समाधान है? तो कभी भी आपको, अगर आपके डेस्क पर कोई समस्या अगर आती है, तो आपको क्या बोलना है? ये समस्या है, मैं बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। ये कभी नहीं बोलना कि ये समस्या मेरी नहीं है। ठीक है, एक पेज रख देना बस। ठीक, इंग्लिश में ट्रांसफर करवा देंगे, मतलब वो ट्रांसलेट करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। हाँ हाँ, ट्रांसलेट नहीं हो पाया होगा। देखिए, तो बात समझिए, आपको पहला स्टेप क्या रखना है कि ये समस्या मेरी नहीं है ना। दूसरा लिखिएगा, पहला लिखेंगे आप ये समस्या मेरी नहीं, मतलब आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉब्लम नहीं करना, समस्या को किसी और पर नहीं थोपना है। दूसरा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि बस पीटी वाले दिन मुझे फीवर हो गया था, अगर बुखार ना आता तो रैंक 1 मेरा ही था, है ना। तो इसमें क्या लोग समस्या किस पर ट्रांसफर कर रहे हैं? फीवर पे। दूसरा आप देखिएगा, किसी ने पूछा कि ये समस्या है, आप कुछ बताएं, तो आप क्या बोले? मुझसे ना पूछें। ये समस्या समाधान में कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ। बताइए मैं क्या करूं? लोग बोलते हैं कि भाई मेरी बाइक खराब हो गई,
कुछ करिए, तो आप दोस्त से बात करो, दोस्त बोला मैं क्या करूं, ये चीज़ें ठीक बिल्कुल भी नहीं है ना। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके बिहेवियर में वरना आप सोशल नहीं रह जाएंगे। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन में है, संगठन में है आप, तो अकाउंटेबिलिटी आपकी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, आपका उत्तरदायित्व तो है। अगर किसी चीज़ को लेकर के आप ट्रांसफ़र करोगे, नहीं मुकेश ने काम किया है, दिनेश ने किया है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। लेकिन तीन चीज़ें आपकी बिहेवियर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या समाधान करने बैठे हैं तो उसमें आप करिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ट्रांसफ़र मत करिए कि बड़े साहब होते तो हो जाता है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा, कुछ बाधाएं देखेंगे। कुछ बाधाएं क्या क्या हैं जो समस्या समाधान में आती हैं। नंबर 1, कॉन्फर्मेशन। ये होता है जब आदमी 22 हो जाता है, नहीं मतलब ठीक है ये पहले ऐसे हुआ था, इस बार भी यही होगा, मतलब आपका पुराना अनुभव अगर है कुछ, है ना, उसके आधार पर आप बोले नहीं ये तो ऐसा ही होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार आपने देखा होगा, है ना, कन्फर्मेशन बाइस नहीं होना चाहिए आपको, है ना। मतलब ये कैसे आता है, पुराने जो अनुभव हैं आपके, है ना, अगर एक बच्चा पिछली क्लास में मान लिया 50% नंबर लाया है, क्या अगली में भी 50% लाएगा? 40 भी हो सकता है, 70, 80, 90 भी हो सकता है ना। या एक बार किसी का पीटी में रिजल्ट नहीं आया, क्या हमेशा नहीं आएगा? अगर इसी तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट खत्म हो जाएगा लोगों का, है ना। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। समाज में कभी भी कुछ भी नया हो सकता है, ये माइंड में आपको रखना है। तो पिछली बार क्या हो गया है वो आपको भूलना होगा, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर इसी लाइन को लेकर के ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, है ना। देखा होगा ना, टीवी पे लोग चिल्लाते रहते हैं यस यू कैन, तो वो यही बोलते हैं कल नहीं हुआ, हो सकता अब हो जाए, है ना, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ऐसा इसलिए बोला जाता है कि इंसान का नेचर है वो इनोवेटिव होता है, नवाचार करता रहता है, और मतलब ये एक टाइप का क्या है, रिफॉर्म होता है, सुधार होता है। इनोवेशन क्या है, रिफॉर्म ही तो है, ठीक है। अपने अंदर लगातार सुधार करता रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही नालायक किस्म के, वो सुधार करते ही नहीं है, तो उनके लिए आप बोल सकते हो कि ये नहीं सुधरेगा, है ना। आगे देखिएगा, दूसरा आपका जो मेंटल सेट होता है हर आदमी का, है ना, मानसिक स्थिति, इस पर कंट्रोल बहुत होना चाहिए। एक मतलब माइंड सेट आप नहीं बना देता ना, माइंड सेट हो जाएगा आपका, है ना। मेंटल इमेज आपकी बड़ी अजीब, माइंड सेट बहुत ही पुअर हो जाता है ना, कि कौन सी समस्या है सॉल्व होगी नहीं होगी, ये सब करके अपने विचार मन में ही लेते रहते, है ना। अपने हिसाब से कई लोग होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करने बैठा, घर से लड़ाई करके आया है, उसका मतलब माइंड सेट बहुत ही पुअर आज है ना। घर में वाइफ से लड़ाई हो गई, कॉपी चेक कर रहा, तो वो रिफ्लेक्शन वहाँ नहीं आना चाहिए। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। खासकर ऐसे डॉक्टर जो सर्जन है, आप सोचिए सर्जन घर से लड़के आया, आज वो ऑपरेशन नहीं मर्डर करेगा फिर, है ना, ये होता नहीं। इसीलिए हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना। उसके बाद आप देखिएगा, गलत सूचना, ये भी समस्या समाधान करने में बाधा है। किसी ने बता दिया है कि पहाड़ पर 10-15 लोग फंस गए हैं बर्फबारी में, तो पूछा गया क्या करें, तो आपने बताया कुछ नहीं करना सर, 10-15 लोग लेके चले जाओ, आप वो आ जाएंगे यार, पानी वानी ले जाओ गर्म करके सब, मतलब सूचनाएं गलत दे दी। फिर खबर आई कि वो भी फंस गए, जब आपको पता ही नहीं। मतलब जब भी समस्या समाधान करते हैं तो आपको सूचना एकदम सही मिलनी चाहिए, इस पर आपको काम करना होता है, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, कार्यात्मक बाधाएं। ये आपकी सोच पर, मतलब बेसिकली क्या है, सीमित सोच होती है आदमी की, है ना। माइंड सेट कुछ सोच ही नहीं पा रहा, जो एक बार थॉट आ गया वही माइंड में रहेगा।
कुछ नया आइडिया ही नहीं है इसमें। आप अगर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की अगर बात करें, भारत में कृषि की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। कारण क्या है? क्योंकि किसानों के मन में आइडिया ही नहीं आ पाता कुछ। जैसे मान लिया अगर दादाजी ने गन्ने का जैसे बीज लगाया होगा, हमने देख लिया, अब मैं भी उसी विधि से गन्ने के बीज लगा रहा हूँ। चीज़ें बदल गई हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया है, नए नए बीज आ गए हैं, रिस्क नहीं उठा रहा हूँ, है ना, जोखिम नहीं ला पा रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि आपने कोई खाने की चीज़ें बनाना सीखी, जैसे मम्मी से सब्जी सीखी होगी बनाना, तो जिस तरीके से उन्होंने मान लिया सब्जी बनाई, वही आपने पैटर्न सीख लिया। कुछ नया करके देखिए, हो सकता विकास हो जाए, विनाश भी हो सकता है, लेकिन विकास की भी संभावना है ना भाई, दोनों चीज़ें ना संभव हैं। ऐसा कोई करता ही नहीं। एक पेज आपको मिला होगा, कुछ किस्से टाइप हैं, देख लीजिएगा, ये सारे आए हुए हैं, है ना। देखिए आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं, पहला देखिए पेज नंबर 1 पे, कहीं बैठे आप कॉफ़ी पी रहे हैं, दोस्त के साथ में गपशप चल रही है ना, कि मैच इंडिया हारेगा जीतेगा। अचानक जो है विस्फोट की आवाज़ आई, प्रचंड आवाज़, भयंकर आवाज़ आई, पटाखा वटाखा कुछ छोड़ा होगा कुछ किसी ने। अब आप क्या करेंगे? उछल पड़ेंगे और अपने मित्र को कसकर पकड़ लेंगे। सच्चाई तो यही है, लेकिन आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है ना, ठीक है। दूसरा क्या है? हाँ, बस दुआ करने लगे, प्रभु बचा लो, है ना। तो देखिए गीता से क्या सीखा है? जो गीता है उसमें क्या कर्म प्रधान है, तो वो कभी भी दुआ की बात नहीं करते। आपने इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा आपको हिंदू ग्रोथ रेट, क्वेश्चन पूछा था हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, तो प्रोफेसर राजकृष्ण थे, उन्होंने बोला था कि हिंदू ग्रोथ रेट बेसिकली आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट मैक्सिमम 3.25 तक रह गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने ये सब दिया था, यूपीपीसीएस कई बार पूछ चुका है, हिंदू ग्रोथ रेट का जो नाम है वो किसने दिया था? प्रोफेसर राजकृष्ण। और उन्होंने क्या बोला? हिंदू होता है आशावादी, मतलब राम दी चिड़िया राम दा खेत, उसमें हमारा क्या रोल है? दाना बो दिए, और चिड़िया भी राम की, मैं भी राम का हूँ, मैं चिड़ियों को भगाने से जो होगा देखा जाएगा। तो जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। तो आशावादी विचारधारा मतलब क्या है? आप ग्रोथ चाहते ही नहीं हो, और इसीलिए उन्होंने हमारी ग्रोथ रेट का नया नाम दिया था, उसका नाम क्या है? हिंदू ग्रोथ रेट। कर्म करना ही नहीं। अगर आप कर्मा अगर आपके नहीं ठीक है तो आउटपुट कैसा रहेगा? खराब रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, आपको ध्यान देना, आपको कर्म करना है, दुआ की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। दुआ करते रहना शाम को सोते समय कि सुबह देखने को मिले, है ना। तीसरा देखिए क्या, आवाज़ कहाँ से आई है इसका पता लगाना शुरू, यही करेंगे। और तीसरा क्या, मदद के लिए चिल्लाना शुरू करेंगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्या करेंगे बताइए? सी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है। आवाज़ कहाँ से है इसका पता लग, आपको दिखाना आप बहादुर हैं। हालांकि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, कोने में लेट गए चेयर के नीचे ना घुस के, मुझे बचाओ ये सब होगा, लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है। अगला देखिएगा, दूसरा, इसमें ढंग से सोचिएगा। आप सिनेमा हॉल में हैं, मान लिया आपका सिलेक्शन हुआ भी ताज़ा ताज़ा फ्रेश, डीएसपी की पोस्ट डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं, इंस्पेक्टर बना के भेजा गया, मान लिया इंस्पेक्टर का काम अभी कर रहे हो, और मूवी देखने गए, मूड खराब होगा, किसी ने डांट दिया होगा, बगल में देखा है एसएसपी रंधावा बैठे हुए हैं, आपके कप्तान बगल में आप बैठे हुए हो, दोनों मूवी देख रहे हो, जब चेहरा देखा बगल मरे कप्तान साहब, तो अब देखिए क्या बात करोगे कि सर पदोन्नति के लिए, कि सर प्लीज कहाँ फंसा दिया है, ये बात करेंगे। दूसरा आप देखिएगा, सिनेमा के बारे में बातचीत करेंगे कुछ, कि सर मूवी बहुत ही घटिया, मुझे पता होता मैं आता ही नहीं, या जो भी। उसके बाद तनाव महसूस करेंगे, एकदम चुप रहेंगे। उसके बाद संस्था में सुधार हेतु, कि सर पुलिस का नाम बड़ा खराब है, अब आप और हम मिलके ही कुछ कर सकते हैं। सिनेमा के बारे में, हाँ बेटा, नए उच्च अधिकारी के साथ आप अंदर सिनेमा में ये बात करोगे सर रिफॉर्म करना है। इसमें दो चीजें हैं, देखिए आप, हाँ ये जाना जाता है एट द, मतलब एट सिंगल टाइम, मतलब एक समय क्या काम करेंगे, ठीक है। तो टिक कर लीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, सिनेमा के बारे में ही कुछ वार्ता करेंगे, कि सर क्या एक्टिंग है, इस टाइप कुछ करेंगे।
अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको फोकस क्या करना है, एक टाइम पर एक ही काम करना है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, आपने बीए पास किया है, किसी ने बोल दिया है कि आप एमबीए में एडमिशन ले लीजिए, और फैक्ट जाने नहीं, किसी ने इमोशनल कर दिया एमबीए अगर कर लोगे तो पैकेज मिलेगा 2 लाख का, आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया, जैसे पहली क्लास लगी सिलेबस देखा चक्कर आना चालू हो गया, है ना, टाइट सिलेबस है। अब क्या करेंगे बताइए, पहला ऑप्शन कोर्स छोड़ देंगे और चाचा जी के व्यवसाय में मदद जो है करेंगे, या कोई पद वगैरह मिल जाएगा। दूसरा क्या है, किसी दूसरे कोर्स में बगल वाले कॉलेज में बीए वाला ही कार्यक्रम कर लेंगे फिर से। तीसरा, किसी प्रकार कोर्स पूरा करने का प्रयास और साथ ही नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, कि अगर ना हुआ तो कम से कम जो है जोमेटो में डिलीवरी बॉय बन जाए। डी ऑप्शन क्या है, कोर्स से संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए अच्छी तरह से कोर्स की समाप्ति करने का प्रयास। कितनी प्यारी बात है ऑप्शन डी, लेकिन मन तो समझ गया होगा चाचा जी के। चलिए खैर डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ही है ना। आगे देखिएगा, अब ये बात समझिए, इसमें आपका विवेक लगेगा, है ना, रेशनल होकर के सोचिएगा। आप किसी थाने के प्रभारी हैं, पंचायत चुनाव हो रहा है, दो समुदाय के बीच में विवाद हो गया, अक्सर हो जाता है। समुदाय मतलब मान लीजिए जैसे सपोज करो हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए, ठीक है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आप जो है थाने के प्रभारी हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कप्तान को सूचित करेंगे। बात जरा समझिए, आप थाना प्रभारी हैं और आपका फोन आया, तो आप क्या करेंगे, ये मसला अभी हमने सीखा, समस्या को ट्रांसफर नहीं करना है, कि मेरी समस्या नहीं मुझसे मत कहो, कप्तान साहब जाके कहो, ये नहीं करेंगे ना, पहला तो खत्म। दूसरा देखिए, पुलिस बल को तैनात कर स्थिति को सामान्य बनाएंगे, फिर दोनों पक्षों से वार्ता करके मामले को सुलझाएंगे, तो दोनों को बुलाएंगे। बी वाला। सी वाला क्या है, अच्छा, जिलाधिकारी को मौके पर आने के लिए कहेंगे, मतलब समस्या मेरी नहीं है, आइए प्रभु खुद संभालिए। थाना प्रभारी कौन है, आप हैं, तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये तो ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों क्या करें, प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराएंगे और आरोपियों को जो है धरपकड़ जो है, ये सब नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, तो ऑप्शन सही विकल्प क्या है, बी वाला है, ठीक। चलिए आगे देखिए, चलिए भाई देखिए क्या है ना, आप जिले के विकास अधिकारी हैं, ठीक है, तो जिले के विकास अधिकारी हैं आप, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट ऑफिसर आप ही हैं। कई क्षेत्रों में आप निरीक्षण किया है ना, और सार्वजनिक राशन की दुकानों को चलाने वाले अनाज में मिट्टी के तेल की जो है कालाबाजारी कर रहे हैं। कोटा होता गांव में, या सरकारी गल्ले की दुकान दिल्ली में भी चलती ना, तो मान लिया उन्हें मिला है मिट्टी का तेल कि जाइए गरीबों में बांटिए, वो लोग मोहल्ले की दुकानों में बांट रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, कालाबाजारी चल रही। आप क्या करेंगे बताइए भाई, क्या करेंगे। अधिकारी आप हैं, आप कुछ भी कर सकते, ठीक है। अच्छा, पहले ए वाले, आप इस पूरे नेटवर्क की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। आपको पता चलता है, पता चल गया है, ठीक है, कालाबाजारी हो रही, ओके, ठीक है, आएंगे डी तक भी आएंगे। जिलाधिकारी को सूचित करेंगे, क्यों करेंगे, जब आपके डोमेन का मामला है, समस्या ट्रांसफर नहीं करनी है। तो उसके बाद सी क्या है, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे एवं उनकी गिरफ्तारी के निर्देश देंगे, ठीक है। अब देखिए डी वाले में क्या है, लाइसेंस को निरस्त करेंगे, ये आपके डोमेन में है, क्योंकि आप अधिकारी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो काम आप कर सकते हैं, एफआईआर तो होगी ही, लाइसेंस भी क्या होगा, अभी कैंसिल होगा, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न जो है ये आपके साथ होता होगा, यदि आपका मित्र आपका मजाक उड़ाता है, किसी भी मुद्दे को लेकर, चार लोग बैठे बातें कर रहे हैं, आपका दोस्त जो है आपकी घनघोर मजाक उड़ा रहा, अब आप क्या करेंगे, उठकर चले जाएंगे, मित्र को गाली देंगे, मित्र के साथ ही हंसना प्रारंभ कर देंगे, या अपने मित्र पर उससे भी अच्छा मजाक करेंगे। सी होगा, अपने मित्र के साथ हंसना प्रारंभ कर देंगे। वैसे जो आयोग ने आंसर माना था वो डी माना था, नहीं उठ के नहीं जाएंगे, वो मित्र है ना आपका,
तो उठ के नहीं जाएंगे, इसीलिए शब्द का चुनाव किया गया है। अरे मतलब वो ठीक है ना। अब अगला वाला क्वेश्चन है, इसको ढंग से करिएगा। डी 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 वाला डी। देखिए उठकर चले जाएंगे तो मित्रता कैसी, और गाली देना मजाक के बदले गाली, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ए और बी तो हो नहीं सकता है, ठीक है। हालांकि बी से ही काम चलता है लेकिन नहीं होना चाहिए, है ना। आगे देखिए लास्ट वाला केस देखेंगे, इसको ढंग से करिएगा। मतलब आप जिले में क्या है, मजिस्ट्रेट हैं, डीएम साहब आप हैं मान लिया, वहाँ चीनी की किल्लत है, चीनी की समस्या है। तो सरकार ने एक आदेश दिया है कि जितनी भी शादियाँ आदि हो रही वहाँ पर 30 किलो चीनी जारी की जाए। हाँ जो भी है, तो 30 किलो चीनी आप जारी कर सकते हैं। आपके करीबी दोस्त के बेटे का जो विवाह है उसे कम से कम 50 किलो चीनी चाहिए, और कोटा कितना है 30 kg का, और आपके दोस्त को कितना चाहिए 50 किलो, ठीक है। अब आपसे वो अनुरोध करता होगा, है ना, तो आप इस मामले में सरकारी नियंत्रण के बारे में बताते हैं, वो नाराज हो जाता है। उसका विश्वास है कि चूंकि आप क्या हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तो भाई तो सब कुछ कर सकते हैं ना। तो अब इस समस्या का समाधान क्या होगा, बेहतर विकल्प क्या है? चलिए पहला ए ऑप्शन क्या है, उसे अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी कर देंगे जिसके लिए आपके मित्र ने अनुरोध किया है। तो ये तो बात ठीक नहीं है, हालांकि बात यही ठीक है ना। होगा होगा तो यही बेसिकली, लेकिन ऑन पेपर ये बातें नहीं कही जाती हैं, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, अपने मित्र को अतिरिक्त चीनी जारी ना करके नियमों का सख्ती से पालन करने के। सख्ती कैसे, दोस्त है और सख्ती से उसे मतलब पालन करने के लिए बोलेंगे, इट मीन्स कि आपकी फ्रेंडशिप है ही नहीं, ठीक है। दोस्त बेसिकली जहाँ पर मित्र की बात आती है, फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड वही होता है जिससे आपके विचार मिलते हैं। उसे बोल दो यार थोड़ा दिक्कत है, उसे समझाया जाता है, ना कि आदेश दिया। आदेशित करने का काम दोस्ती में नहीं होता है ना। तो हाँ सी होगा। तो एक बात याद रखिए, जहाँ पर फ्रेंडशिप आ जाए, मित्र आ जाए, फ्रेंड आ जाए, तो आंसर करते समय आप एक बात याद रखिएगा, आप आदेश नहीं देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे, ये बात याद रखिएगा। मतलब बाकी उत्तर गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। दोस्ती में आदेश नहीं दिया जाता। अपने मित्र को सरकारी आदेश की प्रति दिखलाएंगे और उसके नियमानुसार जो चीनी की कम मात्रा स्वीकार करने के लिए उसे क्या करेंगे, तैयार करेंगे, समझाएंगे। दोस्त है ना आपका, मानेगा। डी वाला क्या है, नहीं नहीं ये गलत बात। फिर दोस्ती, फिर कैसी दोस्ती, आप डायरेक्ट बात ही नहीं कर पा रहे तो ये दोस्ती तो है नहीं, है ना। चलिए संचार या कम्युनिकेशन, ठीक। देखिए डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों टॉपिक जो है आजकल पीसीएसई पूछता ज़्यादा, ठीक है। यूपीएससी में हो सकता है पेपर 4 में आप ऐसी कोई अप्रोच, आप जिस साइमन का मॉडल है उसका यूज़ कर सकते हैं, या बाकी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये कहीं पर आ सकता है, तो इसको समझेंगे। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, संचार क्या है ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की ना, तो इसकी नीड, इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर हम लोग बात करें मनुष्यों की, हम लोग अगर बात करें आपस में बातचीत करते हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। क्या विदाउट कम्युनिकेशन कोई रह सकता है? एक ऐसा कोई पर्सन है जो बोल नहीं सकता मान लिया, तो वो भी तो कम्युनिकेट करता है इशारे के माध्यम से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो करता है ना। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जब भी एक व्यक्ति, मान लीजिए 2 लोग बैठे हुए हैं अभी, है ना, बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसने मिस्टर ए और बी दोनों बैठे हुए, ए के मन में कोई आइडिया आता है, कोई विचार आता है, तो इसने ये आइडिया अपना ट्रांसफर कहाँ पर किया, बी के पास। और बी ने क्या किया, अगर बात सुन ली, कुछ नहीं बोला, सर भी नहीं हिलाया, इसका मतलब आपका आइडिया क्या है, या तो पहुंचा ही नहीं किसी कारणवश। तो जब सही तरीके से अगर बी तक बात आप पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से, तो बी आपको क्या देने वाला है, फीडबैक, सर हिलाएगा,
नहीं अच्छा आइडिया है, खराब है, ये है वो है, नहीं ऐसा कर लेते हैं इस टाइप का। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बंदा अपने आइडियाज़ का ट्रांसफ़र करता है और जो रिसीवर होगा वो फीडबैक के माध्यम से बताएगा कि आपके विचार, आपकी बात, आपकी सूचना, इन्फॉर्मेशन कुछ भी मेरे तक रिसीव हुआ है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन की जब नीड हम बात करेंगे, ऐसा क्यों आइडिया क्यों आया, मतलब चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें, आपस में साथ रहने की बात करें, कुछ नया काम कर रहे होंगे, है ना। जैसे अगर आप डेवलपमेंट की ही बात करें, जब इंसानों में सबसे पहले जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ होगा, या कल्चर का नाम आपने सुना होगा, है ना। कल्चर से हम लोग सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर मैक्सिमम लोग एक कल्चर में, संस्कृति में रहते हैं, सभ्यता का विकास अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा अंतर होता है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन में थोड़ा क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कौन बताएगा। अरे अब तो कल्चर पढ़ चुके हो। पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ओके, सबसेट, ठीक है। हाँ बताइए डिफरेंस क्या है, आप बता रहे हो, हाँ बताइए। हाँ छोटे एरिया, ठीक। ठीक है, हाँ आप कुछ करें, यही है। और कोई आइडिया किसी के पास, बताइए। देखिए, कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों में कम्युनिकेशन की ज़रूरत कैसे कैसे चेंज होती है, वो जरा आप समझिएगा ना। अभी बेसिक बातें आप जान लीजिए, है ना, क्योंकि ये आपको कई जगह काम आने वाला है। देखिए, अगर कल्चर की ही बात करें तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कल्चर कहीं न कहीं से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा। प्रॉपर एक लेवल ऐसा होगा जहाँ पर उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, और यही जगह होगी जहाँ पर कल्चर सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। ये स्टार्टिंग किससे करता है, कल्चर से, संस्कृति से। यही कल्चर जब डेवलप होगा तो आगे किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, सभ्यता में या सिविलाइजेशन में। सभ्यता जहाँ जन्मी पहले, मैं उस देश का वासी हूँ, सुना होगा ना गाना आपने। तो सभ्यता कहाँ जन्म हुआ था, सभ्यता का भारत में हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि वहाँ पर क्या आप देखिएगा, कोई व्यापारी ट्रेड करने जा रहा तो उसके सामने उसमें कुछ वेट होगा, रखा होगा, 1 kg आपकी जो भी यूनिट रही होगी, एक सील भी मिली होगी, मोहर हुआ करती थी। इंडस वैली में पढ़ा होगा आपने। मतलब क्या है कि जब कल्चर साइंटिफिक तरीके से कल्चर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो एक लेवल पर जाकर के वही कल्चर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिविलाइजेशन। अब अगर यही कल्चर, इसका ग्रोथ होता रहे और या फिर वो इसी स्टैंडर्ड को सेट रखे, ग्रोथ के लिए आपको लगातार किस पर काम करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले बैलगाड़ी, फिर बस आई, है ना। अब देखिए मेट्रो तक आ गए, मे भी आगे हम लोग क्या बुलेट ट्रेन तक चले जाएं, और भी पता नहीं क्या हो जाएगा आगे, हो सकता है ब्रह्मोस मिसाइल टहलना चालू कर दें कल को, हो सकता है ना। और अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप रोक देंगे तो जितना हो गया इसको मेंटेन रखिए। अगर आपने मेंटेन नहीं रखा तो यही सिविलाइजेशन ब्रेक हो जाएगा फिर से, किसमें, कल्चर में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइंटिफिक रिसर्च यही कहता है कि यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक गया था, इसलिए वो क्या हो गया, खत्म हो गया। मानव सभ्यता अगर अपने आप को डेवलप नहीं करेगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन का रोल बहुत रहता है, संचार की अगर बात करें। अफ्रीका में आप देखिएगा, अफ्रीका आज भी कल्चर में फंसा हुआ है। जैसे एक कबीला ये रह रहा और दूसरा कबीला ये रह रहा, दोनों कबीला, इसलिए कबीला पैटर्न लाइफ अभी है वहाँ पर। जैसे आप वैदिक एरा आपने पढ़ा होगा, तो वैदिक एरा में क्या है, कबीले हैं। भरत कबीला सुना होगा, भाई महाभारत की लड़ाई हुई ना, तो कबीले में लड़ाई तो हुई थी ना। तो आप देखिए 2 कबीले हैं अफ्रीका में, कबीला 1 कबीला बी, दोनों की भाषा अलग है ना, बात करने का तरीका अलग है। जैसे आप समझिए, मान लिया उत्तर प्रदेश में लखनऊ से कोई बंदा आया और एक हरियाणा से आया प्रॉपर, दोनों बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा वाला बहुत प्यार से बात करेगा, लेकिन लगेगा बस लड़ाई होने ही वाली है।
वो ढंग से बात कर रहा है, एकदम प्यार से, ठीक है भाई गाड़ी लगाइए साइड में, वो अपने स्टाइल में प्रॉपर बात ठीक है। लेकिन लखनऊ में अगर आप बोल देंगे भाई गाड़ी लगी साइड में, तो गाड़ी लगाते लगाते गोली चल जाएगी, क्योंकि उनका आप देखें ना, लखनऊ में आप बात इतने मीठे तरीके से वो गाली भी देंगे ना, आपको लगेगा नहीं गुस्सा है, पता लगा एक दो गिर गया नीचे तब समझ में आएगा अच्छा ये तो लड़ाई थी। तो दोनों का कल्चर क्या है, अलग अलग है ना। ऐसे आप देखिए, एक कबीला भाषा अलग है, आपस में कुछ भी ग्रोथ करना चाहे, कुछ डेवलपमेंट करना चाहे, तो आपस में बातचीत ही नहीं हो पा रही। मतलब एक बंदा गया बात करने कबीला ए से कबीला बी के पास, अफ्रीकन है, अपनी भाषा में कुछ कहा, किसी ने बोल दिया बी वाले ने, देखो गाली दे रहा है, हमला हो गया। हाँ, कारण क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन दोनों के बीच में किसका भाषा, कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, लैंग्वेज। तो अगर दोनों के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन चाहते हैं तो एक चीज कॉमन चाहिए, क्या होना चाहिए कॉमन, भाषा जो है आपकी कॉमन होनी चाहिए। कॉमन अगर नहीं है लैंग्वेज तो आप बातचीत कर ही नहीं पाएंगे। और बातचीत कम्युनिकेशन इतनी बड़ी मतलब जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है लाइफ में। जैसे आप देखो भारत पाकिस्तान लड़ाई हो रही, मुशर्रफ साहब बहुत तेवर में, यहाँ प्रधानमंत्री कौन है, वाजपेयी जी उस समय। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। आगरा बुलाया था उन्हें, याद होगा, जब भी कोई समस्या फिर से बातचीत, कोई समस्या फिर से बातचीत। तो कम्युनिकेशन बेसिकली जरूरी क्यों है, ह्यूमन सिविलाइजेशन में जब भी समस्या आती है उसका सोल्यूशन आपको आसानी से कहाँ मिल जाएगा, जब आप क्या करेंगे आपस में बातचीत, ठीक है ना। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है। अब कितने प्रकार से किया जा सकता है, चाहे सिविलाइजेशन की बात करें, यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा तो भी डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कल्चर, अगर दो कल्चर अलग अलग रह रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं है, तो आप अंदाजा लगाना चालू कर देते हो सकता है वो अपनी भाषा में आपको नमस्कार कह रहा हो। जैसे अफ्रीका में एक ट्राइब है, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई मतलब मेहमान आता है तो ऐसे जाते हैं, अपने मतलब उंगली को हल्का गीला करते हैं और उसके माथे पे सर पे लगाते हैं, पढ़ा होगा ट्राइब है वहाँ पर। अब मान लीजिए आपकी मतलब दिल्ली में रह रहे हो, आपके मौसा जी आए, आपने ऐसे किया, मौसा जी आइए, मौसा जी जो मिठाई लाए होंगे वापस बैग में रख लेंगे। ये है ना, वहाँ पे देखिए एक और कल्चर कल्चर है। तो उनकी बातें हमें समझना चाहिए ना भाई, है ना, अच्छी बातचीत तभी हो पाएगी। हाँ हाँ। तो अब आप देखिएगा कम्युनिकेशन का जो टाइप लिखेंगे, टाइप नंबर 1, पहला टाइप, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पर एक ही व्यक्ति की भूमिका होती है, यही मैसेज को सेंड करेगा, यही मैसेज रिसीव करेगा। मतलब एक व्यक्ति जब खुद से बातचीत कर रहा है बैठ के, मतलब इसने मैसेज क्या किया, सेंड भी इसने किया, और जो है जो मैसेज जो है वो रिसीव भी कौन कर रहा है, यही कर रहा है। मतलब खुद से बातचीत कब करते हैं, खुद से बातचीत होती है कभी, करते ना, हर आदमी करता होगा। कई बार ऐसा होता है घर में आप बिजी हैं, खुद से बातचीत करना ही भूल जाते हैं। और ऐसे लोग जो खुद से बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं, खुद से बातचीत कर रहा है बैठे हुए, है ना। इतना भी नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन बात समझिए, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद ही मैसेज भेज रहा है और उस मैसेज को रिसीव भी कर रहा है, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि भाषा जो है ये बैरियर नहीं होती, क्योंकि खुद ही बात करनी है और खुद से बात करनी है, तो कोई न कोई भाषा आती होगी, ये टेंशन खत्म, सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा, सामने वाला मैं ही हूँ। समझ आई बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, जब आप मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसके बाद में कोई ऐसी प्लानिंग बनाते हैं, मेडिटेशन लिख लीजिएगा, उसके बाद प्लानिंग, रणनीति, जहां पर आप लीडर हैं तो खुद से बातचीत करेंगे। अगर आप स्टूडेंट की लाइफ की बात करें तो टाइम टेबल की अगर बात करें, पढ़ाई के लिए घर पर सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं आप, तो खुद से बातचीत करेंगे। या मोहल्ले में बैठ के बना रहे हो, दादाजी आप बताओ कितने घंटे में पढ़ूं। कई बच्चे आते हैं, सर आप बताइए मैं कितने घंटे पढ़ूं, मैं क्यों बताऊं। ये टोटल मामला किसका है, आपका है।
है ना। जैसे 2-4 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका उत्तर है ही नहीं मेरे पास, किसी के पास नहीं होगा कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं क्यों बताऊं कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे बताऊं। भाई ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है कि भाई 8 घंटे आपको मतलब 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए मिनिमम। अब कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा, कोई 6 घंटे पढ़ता, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब क्या है कि आप खुद से बातचीत अपनी करें। अच्छा, खुद से बातचीत करने का और एग्जाम्पल क्या है, योगा करते हैं बैठ के, कपाल भारती कर रहे हैं या ओम कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं, खुद से तो कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप योगा भी लिख लीजिएगा। सोचने का जितना काम होता है ना, कुछ भी थिंक कर रहे बैठे हुए। इसमें एक बात और है कि इसमें फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। खुद को गाना सुना रहे बैठे हुए, फिर सोच रहे अपना गाना कैसा लगा, अरे हमें पता कैसा लगा, इसमें क्या फीडबैक, नहीं भी लगा। कई लोग होते हैं नहाते समय गाना गा रहे बैठे हुए, बाथरूम सिंगर होते ना, उसमें फीडबैक कौन है, खुद को समझने के लिए। हाँ हाँ, नोट्स बनाते, नो मतलब वही प्लानिंग में आ जाएगा, रणनीति में आ जाएगा, वो उसी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि जब आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का खुद से ही बात अगर आप कर रहे हैं, है ना, इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि आप इनोवेशन कर पाते हैं, नवाचार इसका रिजल्ट होता है। इनोवेशन या नवाचार, इसका रिजल्ट क्या रहता है, इनोवेशन या नवाचार। कभी गहरे संकट में है और आपने बातचीत खुद के साथ की है, तो हो सकता है समाधान आपको मिले। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको रिफॉर्म करना हो, सुधार करना हो किसी भी तरीके का अपने अंदर, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इंट्रा कम्युनिकेशन, खुद के साथ बातचीत। ये दुनिया में रामबाण है, इससे बेहतर कोई भी इलाज नहीं है। आपकी तैयारी ना अच्छी चल रही हो, खुद के साथ बातचीत करिए, एक कप चाय के साथ बैठ जाइए, क्योंकि खुद से आप झूठ नहीं बोल पाओगे। मुझे बता दोगे सर मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ बेटा पढ़ते नहीं हो, 18 महीने पहले पढ़े थे, अभी नहीं पढ़ रहा। कई लोग सीरियस हो गए आते हैं ना, सर मैं बहुत भयंकर पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है भयंकर दिख तो रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। भाई भयंकर पढ़ने वाला चेहरा बता देता है, लेकिन खुद के साथ बोल पाओगे, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुद को उल्लू बना रहा हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन ये बताना भूल गया 1 महीने में, है ना। तो ये मतलब खुद के साथ ईमानदार लोग बोलते नहीं, खुद के साथ आप झूठ नहीं बोल पाए, या तो महात्मा गांधी हो जाओ। तो याद रखिएगा, जब भी तैयारी आपकी पुअर हो जाए तो आप किस टाइप का कम्युनिकेशन करेंगे, आज से चालू कर दो। कई लोग खुद के साथ बातचीत करते होंगे, है ना। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इसमें मोर देन 1 पर्सन होते हैं, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति यहां पर रहता है। अब इसमें करना क्या है समझिए। अच्छा, इंट्रा में और क्या क्या बेनिफिट लगते हैं, जब आदमी खुद से बातचीत करता है तो कोई बेनिफिट होता है, कितने लोग खुद से बातचीत करते हैं, अनबाइस्ड, हाँ मतलब झूठ नहीं बोल पाते हैं आप, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और बताइए आपको बेनिफिट हुआ कोई, किस में हेल्प होती है, डिसीजन में, वेरी गुड। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद से बातचीत करता है, बिल्कुल ठीक बात है, खुद से बातचीत कर ली, है ना। और कोई खुद से बातचीत करता है, हाँ क्लियर क्यों होते, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर है ना। क्या तुम लोगों को बातचीत कर रहा पीछे नहीं, ये हरियाणा बनाए बैठे हुए तुम लोग, है ना, बताइए। हाँ नीरज बताओ, खुद से बातचीत की कभी नहीं, अच्छा अभी तैयारी के दौरान बातचीत चल रही खुद से, देखिए बिल्कुल सही बात है। समाधान समस्याओं का अंदर होता, लोग बोलते नहीं, जो आध्यात्मिक गुरु क्या बोलते हैं,
कि जिंदगी में अगर कोई संकट है तो समाधान कहाँ है? अंदर ही है, और बाहर तलाश है कस्तूरी मृग जैसा। कस्तूरी कहाँ है? अंदर है। दौड़े जा रहे हो, क्या समाधान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा समाधान का सोर्स बेसिकली आपके अंदर है। ठीक है, चलिए भाई, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें पहली कंडीशन मोर देन 1 पर्सन होता है। अब इसमें देखिए कैसे कैसे आप बातचीत कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक कोई व्यक्ति है ना, वो किसी दूसरे बंदे से बातचीत कर रहा है, ठीक ठीक। तो दूसरे से बातचीत करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1, जो माध्यम है, जो मीडियम है आपका, ठीक है। अगर आप माध्यम की बात करें, मीडियम की बात करें, तो मीडियम ऐसा होना चाहिए जो दोनों को समझ आए, चाहे लिखने का या बात कहने का। तो मीडियम शुड बी कॉमन, माध्यम एक सा होना चाहिए। और इसमें चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें या फिर नॉन वर्बल की बात करें, मतलब चाहे वर्बल मतलब बातचीत करके, बोल चाल के माध्यम से बातचीत कर रहे हो, या आप लिख के कुछ भी रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, है ना। तो दोनों में जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा, अब एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। मान लिया आप अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, और आपको जनता को एक मैसेज देना है कि कल एक घटना हो गई। कल घटना ये हो गई है, घटना क्या, अपने क्लाइमेट के हिसाब से फ्लड ही ले लेते हैं, बाढ़ की बात करें। बाढ़ एक समस्या है, बाढ़ आ गई कल अचानक, हापुड़ के पास में फ्लड आ गया, और आपको अखबार में एक प्रेस रिलीज करानी है, विज्ञप्ति जो है या प्रेस रिलीज करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि जो प्रेस होता है ना, ये पब्लिक मैसेज का एग्जाम्पल होता है। किसका उदाहरण है ये? पब्लिक मैसेज का, ठीक है, याद रखिएगा, ये किसका उदाहरण है? पब्लिक मैसेज का एग्जाम्पल है, सार्वजनिक सूचना, ठीक है। अब पब्लिक मैसेज में जब भी आप देते हैं, समस्या क्या है? फ्लड आ गई, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो टाइटल डालेंगे कि भैया बाढ़ आ गई है, ये यूपीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रेस कैसे रिलीज की जाती है, उसका ऑर्डर सेट करिए। आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, उसमें मिला होगा। तो अगर आप, क्योंकि यहां पर मोर देन 1 पर्सन है, एक व्यक्ति ऐसा है जो मैसेज को सेंड कर रहा है, और बाकी बहुत सारे लोग हैं, ये सोसाइटी, ये समाज है, यहां तक मैसेज जाना है, ठीक है। और समस्या क्या है? बाढ़ आ गई। अगर ये मैसेज सही से नहीं गया तो क्या लोग सचेत हो पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे बाढ़ आने वाली है, हापुड़ में आ गई, हो सकता है गाजियाबाद में आ जाए। तो आपको मैसेज कैसे करना? तो सरकार ने स्टेप डिसाइड किए हुए हैं। सरकारी अगर आपको या मतलब सार्वजनिक मैसेज देना है, तो पहले तो लिखते हैं टाइटल, ऑर्डर याद रखिए, ऑर्डर सेट कराया था, और पहला क्या हो जाए, टाइटल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेम कैसे दिया जाता है आपको, कि क्या हुआ, पहले लिखेंगे क्या हुआ, और दूसरा कब हुआ, और तीसरा किसने किया, ठीक है, व्हाट हैपेंड, और टाइम जरूर है, मतलब क्या हुआ। ये तो पता है बाढ़ आ गई, मैं ऐसे बोलूँ यार वहाँ बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग बड़े परेशान हैं। कब हुआ? ये 1972 में हुआ था। अब 1972 की बात क्या आज जरूरी है बताना? क्या हम कुछ कर लेंगे? तो समय बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है? किसने किया, फैक्टर कौन है, कारक कौन है, किसके द्वारा, किसके कारण बाढ़ आई, यही ऑर्डर होता है, ठीक है। बात समझ आई? जैसे मान लिया अगर हम हापुड़ की बात करें, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है कि जो प्रेस होता है बेसिकली ये किस टाइप का मैसेज है? पब्लिक इंफॉर्मेशन, सार्वजनिक सूचना या पब्लिक मैसेज होता है। और दूसरा, जब आप समीक्षा अधिकारी मेंस में जाएंगे, मेंस की बात करेंगे, उसमें पेपर आता है एक, इसमें लेटर राइटिंग होता है, उसमें एक ये भी आता है, हम सार्वजनिक मैसेज कैसे दिया जाता है, यही फ्रेमवर्क लिखा जाता है। पहले टाइटल लिखते हैं, उसके बाद में कोई भी समस्या है तो पहले क्या लिखेंगे? क्या हुआ, क्योंकि फ्लड आया है, जब तक आपको पता नहीं हुआ क्या है ना। दिल्ली में अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ आ जाएगी, तो पहले आप किसकी जुगाड़ करेंगे? ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो तैराक टाइप हैं, जो लोग रिकवरी कर पाए, जो लोग मतलब डूब रहे हैं उनको बचा पाए। और मान ली बाढ़ आ गई, हम सब लोग देखने पहुंच गए, ऐसे लोग जो तैरना खुद नहीं जानते,
वो तो खुद एक प्रकार का संकट है। सेल्फी बना रहे बैठे हुए, देखिए वो डूब रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, उससे तो मतलब है नहीं। या मान लीजिए पहाड़ के किनारे कुछ ऐसा हो गया है, तो ऐसे लोग चाहिए जो क्या कर पाए, पहाड़ पर ऊपर चढ़ाई उड़ाई कर पाए, ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी है। इससे आपको जब तक नेचर ऑफ प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा, क्या सही में समाधान ढूंढ पाएंगे आप? जनता कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी ना। दूसरा क्या, कब हुआ ये भी बता रहे। अब अभी हम 24 में 2024 में घटना बता रहा मैं आपको 1972 की, 1972 की। तो जनता ऑफिस सामने आ जाएगी धरना लेके कि सर क्या मजाक के मूड में हो क्या, या हो सकता दिमाग चल गया हो आपका, रिटायरमेंट ले लीजिए, ठीक है। और किसने किया, तो बताएंगे भाई गंगा में पानी क्या हो गया, बढ़ गया है, गंगा इसका कारण है। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड सरकार से बातचीत करेंगे, पानी को थोड़ा क्या करिए, कंट्रोल करिए। आपको कारण पता ही नहीं तो समाधान ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। तो एक उदाहरण क्या है कम्युनिकेशन का, प्रेस। ये किस टाइप का उदाहरण होता है, मतलब किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, ये पब्लिक कम्युनिकेशन या पब्लिक मैसेज या पब्लिक इन्फॉर्मेशन के तहत इसको रखा जाता है। और जब भी आपको प्रेस रिलीज करना होता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइटल क्या है, उसके बाद में ये तीनों लाइन बैक टू बैक, क्या हुआ, कब हुआ और किसने किया, ठीक है। सारे प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, अगर आप अगला कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं वो जरा देखिएगा। अगर कोई समूह है, ग्रुप है, ठीक है, और यहां पर बातचीत हो रही है, यहां पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो ख्याल रखा जाता है कि आपको पता हो कि आप लोग किस विषय पर बातचीत अपनी कर रहे हैं, टारगेट आपका क्या है। ग्रुप कम्युनिकेशन में जो है, अगर विदाउट टारगेट आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टाइम पास, गॉसिपिंग हो जाएगा ना, गॉसिप कर रहे लोग, गप्पे मारने बैठे हुए। तो ग्रुप में जब भी बातचीत की जाती है तो सबसे पहले ध्यान किसका रखते हैं कि आपका टारगेट क्या है, ठीक। उसके बाद ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, फीडबैक, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो फीडबैक होता है ये काफ़ी हद तक इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है। क्यों, कारण क्या, कई सारे लोग होते हैं, सबने अगर ओके बोल दिया इसका मतलब चीज़ें क्या है, ठीक है। जैसे टीवी चैनल पे जो डिस्कशन होता है वो बेसिकली क्या है, ग्रुप डिस्कशन है। आप देखा होगा 4 मुर्गे पकड़े हुए, एक मतलब बताया कि नहीं हिंदू लोगों को सपोर्ट करे, एक मुस्लिम का, एक ईसाई का, ये सब। उसके बाद एक एंकर, यस लड़ो, जो ज़्यादा लड़ेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। टीवी चैनल पे नहीं, वो स्क्रिप्टेड होगा कि जब जनता एकदम साधारण हो जाएगी, उस समय कोई बड़ा इवेंट और चल रहा होगा, टीवी की टीआरपी कम होगी उसमें, तो ये लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ, उसके बाद वो हो जाएगा। तो कारण ये सब क्या है, जनता है भोली भाली। ग्रुप डिस्कशन में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे क्या हो जाए कि आदमी का ध्यान जाए। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जब भी कायदा क्या बोलता है, टीवी पर डिस्कशन हो रहा, 4 लोग उठा लिए, तो डिस्कशन होना चाहिए किस मुद्दे पर, वो टारगेट आपका तय होता है। लेकिन इसमें क्या है, एजेंडा सेटिंग, तो उसमें फिर टारगेट क्या हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते होंगे ना, तो टारगेट क्या है, टाइम बर्बाद करना, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर टारगेट है कि नहीं 2 घंटे हमें साथ रह के पढ़ना है और पॉलिटी की 4 यूनिट हमें खत्म करनी, तो पूरा ग्रुप लगातार फोकस किस पे बनाएगा, उन्हीं 4 यूनिट बनाएगा। और मतलब पूरे ग्रुप ने तय कर लिया, नहीं फीडबैक ये रहा कि 4 यूनिट हमारी अच्छे से क्या हो गई, तैयार हो गई, सबके डाउट रहेंगे, डाउट क्लियर हो गए। तो आप बताएंगे ग्रुप कम्युनिकेशन जब होता है, समूह में जब बातचीत होती है, उसमें फीडबैक बहुत शानदार रहता है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में मुद्दा क्या है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ग्रुप कम्युनिकेशन का सफल होना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। बात समझ आई, क्योंकि कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा, ग्रुप में हो रहा। जैसे आप देखिएगा, जैसे कल मैं आपको बता रहा था, शायद प्लानिंग कमीशन की बात करें, है ना, या नीति आयोग, दोनों है ना। एक तरफ प्लानिंग कमीशन, एक तरफ क्या है, नीति आयोग। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। प्लानिंग कमीशन का वर्किंग मॉडल क्या था, डिसीजन मेकिंग कहां पर होगा, सेंटर में,
कि भाई बता दिया है कि कमिंग 5 ईयर्स में आपको ये काम करना है। सपोज करो उन्होंने बता दिया कि 2015 से लेकर के 20 के टाइम पर आपको 5 ईयर्स का टाइम मिला है और आपको जो है पॉवर्टी को खत्म करना है। तो सभी राज्य किस पर लग जाएंगे? गरीबी हमें क्या करनी है? कम करनी है। और नीति आयोग में क्या हो गया? मोदी जी ने क्या बोला कि हमारे राज्य भाई हैं, हमारे फेडरल सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में सभी राज्य सेंटर सब लोग मिलकर के बैठेंगे और पॉलिसी बनाएंगे। बनाइए पॉलिसी, हम मानेंगे ही नहीं भाई। सब लोग अगर बंगाल वाले बोलेंगे नहीं ये काम करो, तो योगी बाबा क्या बोलेंगे? इतने हम पागल नहीं, निकल गए मीटिंग से। आप देखिए दिल्ली से केजरीवाल जाते ही नहीं मीटिंग में, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वो लोग जाते ही नहीं। तो क्या पॉलिसी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो मतलब क्या है, समस्या क्या होता है? ठीक सब कुछ बेहतर है, लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहां पर आपका टारगेट डिफाइन नहीं हो पाता ढंग से। और नीति आयोग बेसिकली किस टाइप का कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? लिखना मत, बता रहा हूँ, लिखिएगा मत, मतलब मेंस मत लिखिएगा, क्योंकि सरकार बोलेगी अच्छा इतनी मुश्किल से एक मतलब आइडिया सेट किया है और बता रहे नेगेटिव है ना। पढ़ा होगा ना नीति आयोग के बारे में? नीति आयोग ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? कोई एनीवन? पहले क्या है आपको पता होगा ना कि प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि 5 ईयर्स में ये काम करना है। पहले वाले में क्या किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी ना, एग्रीकल्चर, पता है। नीति आयोग ने क्या किया बताइए? कुछ मतलब किया हो? कोई काम नहीं, खाली सर्दी पड़ रही है ना, पीनट्स खा रहे, चाय पी रहे, चलो इंडेक्स बना दो, सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, इनोवेशन इंडेक्स जारी कर दिया, यूपी रैंक 11। करते टाइम पास है। लेकिन अभी क्या भारत इसके लिए तैयार है? भारत को क्या चाहिए कि आप हमें एक बढ़िया सी प्लानिंग बनाइए, उस पर काम करिए ताकि गरीबी बेरोजगारी क्या हो, कम। कारण क्या है कि वहां पर डिसाइड कौन कर रहा था? सेंटर। यहां पर सब लोग बैठ गए। बात समझे? ग्रुप कम्युनिकेशन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहां पर एक कॉमन टारगेट पर काम करना बड़ा मुश्किल है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं। ठीक है, ठीक है, ये सब याद रखना जरूरी है ना। देखिए अगर कम्युनिकेशन हो रहा है एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में अगर बातचीत हो रही है तो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, ये डायग्राम बना लीजिएगा आराम से। एक सबसे अपर पोस्ट होगी, चेयरमैन की हो सकती है, उसके बाद इसके नीचे लोग रहेंगे, उसके बाद में दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे जूनियर लास्ट में ग्रीन वाले, ये सबसे जूनियर है, इनको कोई भी डांट सकता है। अब देखिए किसी भी संगठन में अगर मान लिया कि इन लोगों को अपना डेली जो भी डेली रूटीन हो उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, मतलब बजट की बात करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा, अगर लोअर लेवल पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए? बजट। और बजट कौन इशू करेगा? जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। मतलब छोटा बच्चा है, ठीक है, और दिवाली आने वाली है, तो अपने डैडी से क्या करेगा? पैसे की डिमांड करेगा। तो बजट के लिए वो नीचे से मैसेज कहाँ पहुंचाएगा? ऊपर पहुंचाएगा। कैसे बात करेगा? पापा प्लीज पैसे दे दो, या पापा तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा वरना देख लेना। तो क्या करेगा? पापा प्लीज, मतलब प्लीज वाले मतलब क्या करेगा? प्रार्थना, रिक्वेस्ट कर रहा कि प्लीज इतना पैसा दे दो ताकि मैं सुतली बम ले आऊं, जो भी उसका उद्देश्य रहेगा। तो जब भी बजट की बात की जाएगी तो यहां पर कौन सी भावनाएं इसमें रहेंगी? प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की।
और ये नीचे से ऊपर बात जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बात समझ आई? जब भी नीचे से कभी ऊपर बात जाती है तो उसका स्वभाव किस टाइप का होता है, उसमें क्या कहा जाता है, प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है। और जब ऊपर से अधिकारी नीचे के लिए कोई बात बोलते हैं तो ये होता है आपका ऑर्डर। कि तुम्हें काम करना ही होगा। क्या ऐसा होता है? अपने घर को रखिए, घर भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पापा अगर बोलेंगे तुम्हें जाकर के मार्केट से ये काम करना है, तो पापा अगर ये बोले लेंगे प्लीज बेटा ये काम कर दो, इसका मतलब पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड एज बेचारे, यही कहेंगे जनरली, है ना। और नहीं तो पापा क्या करेंगे, मैं 2 घंटे में आऊँगा, ये काम मुझे मिलना चाहिए, ये चीज़ मुझे टेबल पे चाहिए, वरना तुम घर में नहीं दिखोगे। ठीक है। हालांकि आजकल अलग बात है कि पापा को मोबाइल रख के वो नहाने गए, ट्रांजैक्शन कर लिया, क्यूआर कोड से सेंड कर लिया, बात खत्म, कैसे रिक्वेस्ट, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा, अगर अगर रेड कलर वाले जो लोग बैठे हुए हैं ना सेम लेवल पे, मान लिया अगर ये है चेयरमैन के नीचे वाइस चेयरमैन है, दोनों टाइप में, तो ये आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं तो ये होगी सेम लेवल की, ना ही ऑर्डर नजर आएगा ना ही आपको रिक्वेस्ट नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है, सेम है। ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। और मतलब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ऑफिस का दोस्त है, उससे बातचीत आप कर रहे हैं, तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जरा ये काम कर दो प्लीज, प्लीज तो नहीं। क्या ऑर्डर देंगे, भाई ये काम कर जरा, वो दोस्ती वाला ऑर्डर हो, अलग बात है। ऐसे अगर ऑर्डर कर दिया तो संघर्ष हो जाएगा उसी दिन, है ना। दूसरा मेथड क्या, अगर ये व्यक्ति है, इसने दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ खबर लेनी चाहिए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, खुद तो बताएगा नहीं, इसके जूनियर से बात करते हैं, ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाता है। बात समझ आई? अपने जूनियर से अगर आप मतलब अपने दोस्त या अपने लेवल का दूसरे डिपार्टमेंट में जो जूनियर है, आपके रैंक से नीचे का है, उससे अगर बातचीत आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन, जब आप कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तब। जैसे पड़ोसी कौन सी कार लाना चाह रहे हैं दिवाली में, खुद तो बताएगा नहीं, उसके लड़के को बोला कि आ जाओ बेटा तुम्हें घुमा के लाते हैं, चॉकलेट खिलाएंगे, बच्चा आ गया तो पूछो डैडी क्या प्लान कर रहे हैं दिवाली के बारे में, तो बताएंगे, है ना। हालांकि घर में काम करने वाली जो बाई आई होती हैं, लोग उनका सहारा लेते हैं कि गुप्ता जी के घर में क्या चल रहा है, उनके काम वाली बाई को बाहर, और आंटी क्या हाल है, नई साड़ी पहनी किसने दी है, गुप्ता जी ने, तो बताएं गुप्ता नंबर उनका कंजूस है ना। तो ये सब होता है ना। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर तो कम्युनिकेशन कैसा होता है, इसी तरीके से हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जो फॉर्मल टाइप होता है, या मतलब, है ना। क्या टाइम तो नहीं हो गया ना, बताते रहना, जमा ही ले रहे लोग, है ना। ठीक है। अच्छा, कल की क्लास का टाइम थोड़ा हो सकता है मॉर्निंग में रखें बस, है ना, एक दिन के लिए बस, है ना। ये ठीक लग रहा है आपको? बस एक दिन, सर्दी अब जा चुकी है ना। ठीक है। असल में वैसे नहीं, मैं देखना चाहता कितने लोग समर्पित हैं एग्जाम के लिए। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में टेस्ट करूंगा, है ना। खैर आगे देखिएगा प्लीज, है ना। देखिए, अगर किसी संगठन में बातचीत हो रही, दोस्त है आपका जो भी है, तो दो तरीके से बात हो सकती है, एक तो आपका फॉर्मल वे में, एक आपका इनफॉर्मल वे में। अगर कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर बात करने के अपना एक एक मेथड होता है, एक विधि होती है। जब आप आईएएस बन जाएंगे, है ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बाकायदा पुलिस सिस्टम, उसमें काम करेंगे, और आपकी एज है सपोज करो 25, और आप आईपीएस बन गए, एक सिपाही आपके साथ लगाया गया जिसकी उम्र 50 साल है, नाम है उसका रामलाल। ठीक है? तो आपकी एज कितनी है, 25, सिपाही की एज कितनी है, 50, नाम है रामलाल।
तो आप लोग अरे अंकल क्या हाल चाल है, अगर जैसे आपने कहा अरे अंकल क्या हाल है, अंकल को कमांड नहीं कर पाओगे फिर आप। इसलिए क्या बोले, हाँ भाई रामलाल क्या चल रहा है। ये ट्रेनिंग में मतलब आपको सिखाया जाता है कि अगर आप ये नहीं एहसास दिलाएंगे कि आप सीनियर हैं, तो पूरे जिला के जितने पुलिस वाले हैं उनमें डर कैसे आएगा। सीधे जाकर हाँ भाई रामलाल क्या चल रहा है, खैनी खा रहे हो, तुम्हारे सामने रामलाल खैनी खा रहे, इसका मतलब तुम सबसे घटिया कप्तान हो। हाँ, तब तो फिर उस दिन सीएम साहब सीधे बुलाएंगे और नौकरी जो ऑर्डर आएगा कैंसिल करेंगे और यूपीएससी को लिख के भेजेंगे किसे मतलब चुन दिया तुमने। क्योंकि अगर आप कैप्टन हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो आपके बात करने का जो अंदाज है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। डीएसपी भी बात करे तो मतलब रूम में आए तो डरे 10 बार। ये सब ट्रेनिंग में आपको तैयार किया जाएगा, ठीक है। अप्रोच उस टाइप की होनी चाहिए। लोग बोलते हैं पुलिस वाले बड़े खूसट होते हैं, उनकी मजबूरी है। अरे अगर वो लिबरल हो जाएंगे तो पता लगे डकैत जो चोर टाइप आएंगे उन्हीं की मतलब घड़ी गायब। अब सोचो पुलिस कप्तान की घड़ी किसी निकाल ली। अगर ये खबर जिस दिन छप जाएगी ना, समाज का क्या होगा, है ना। तो पुलिस वाले की बाइक चोरी हो जाती है, बेचारे बताते नहीं होंगे। अगर ये घटना आम हो जाए, है ना, तो सोचिए पुलिस वालों पर भरोसा लोगों को क्या हो जाएगा। तो मतलब क्या, एक बातचीत ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जितने भी रूल एंड लॉज रहते हैं उनके ना, वो सब आपको क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। दूसरी बातचीत क्या होती है, कोई नियम कानून है समाज में। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में आप बात कर रहे हैं तो यहां पर अलग प्रोटोकॉल होता है बातचीत करने का, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे अब तो व्यवस्थाएं बहुत अलग हो गई। जब आपका सिलेक्शन होगा, आप जिस दौर में है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप रहता है बाकायदे, और अगर आपको डांट पड़ेगी ना, सीधे लखनऊ से अगर आप आईपीएस बनते हैं तो आपका जो है टोटल कंट्रोल कहाँ रहेगा, लखनऊ रहेगा। सीधे डांट पड़ेगी, ग्रुप में आएगी, सुनते रहिए। कुछ अगर बोल दिए तो अलग सुनिए, क्योंकि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। एकदम फॉर्मल वे में आप बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा हटके देखें बातचीत करने का तरीका क्या है, जो फॉर्मल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब आप समाज में रह रहे हैं, मोहल्ले में, फैमिली की अगर बात करें, परिवार की बात करें यहाँ पर, या दोस्तों के साथ बैठे हुए, तो ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, ये आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है। फॉर्मल मतलब क्या है, संगठन के हिसाब से। और बाकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मान लिया दो दोस्त बैठे हुए, ये क्या बात करेंगे, क्या ये भी उसी कोड एंड कंडक्ट को लेकर के बातचीत करेंगे। यस सर क्या हाल है, मान लिया रामू श्यामू दोनों दोस्त हैं, यस रामू बॉस क्या हाल चाल, श्यामू मैं ठीक हूँ अपने बताइए जी। तो ये दोस्ती किस काम की है, जब तक दो चार शब्द इधर उधर के ना हो दोस्ती में, या मतलब अपनापन ना लगे, तो क्या मतलब दोस्ती का। इसमें होता क्या है, अगर आपको पुलिस में जब जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में, पुलिस की ही बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर कभी भी नहीं लिखा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ किस में बातचीत करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, संगठन के हिसाब से बातचीत करेंगे। लेकिन पुलिस कप्तान अधिकारियों को और खुद एक बात बताता है कि जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर के बातचीत करिए। जैसे एक गांव में कोई चोरी कर रहा है, पकड़ नहीं आ रहा, तो दरोगा जी क्या जाएंगे, दो चार बार गांव के चक्कर लगाएंगे, देखें कौन आदमी है किस टाइप का। तो डेली गांव के बाहर एक व्यक्ति में मिल जाता है खैनी उनी खाते हुए, उसको बुलाएगा, और भाई क्या हाल चाल है, बनाओ जरा खैनी, वही बनाएगा। दरोगा जी बैठे बातचीत कर रहे हैं, तो दरोगा जी क्या बोलेंगे, यार यहाँ चोरी हो जा रही, पता नहीं कौन है, और कोई बता दे उसे 2000 रुपये तो मैं दूंगा ही, और पुलिस जो है उसे और भी इनाम में दिलाऊंगा कप्तान साहब से 15 अगस्त को। और मोतीलाल आ गया चक्रे में, है ना। वो क्या मुखबिर सुना होगा ना, मुखबिर लोग करते हैं, ऐसे ही मुखबिर तैयार किए जाते हैं। मुखबिर कैसे तैयार करना है कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल मतलब अगर आप करते हैं, या अगर आपके बिहेवियर में ये चीज़ होती है, दूसरे घर की सूचना लेनी है तो काम वाली बैग पकड़ो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको करना पड़ता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन में उतनी ही बातें पता चलेंगी जो ऑफिस में होती हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बातचीत कई बार कैसे करनी चाहिए, आफ्टर सिलेक्शन काम आएगा आपको ये चीज़ें, कि जरूरी नहीं कि बस ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आपको करना पड़ेगा जरूरत के लिए, स्पेशली अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तब। मुखबिर तैयार करते सुना होगा ना, गांव में लोग बोलते हैं कौन मुखबिर है, पुलिस को कैसे पता चल गया, तो वही मुखबिर है मोतीलाल, है ना, नेहरू नहीं बोल रहा हूँ भाई, है ना। तो कम्युनिकेशन में अगला टाइप क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। इसमें क्या बेनिफिट क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन
बहुत हद तक मिल जाती है, जो भी आप चाहें वो सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिखिएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ क्या क्या हैं। नंबर 1, एक लिखेंगे सूचनाओं की जो मतलब पहुंच है बहुत ज़्यादा होती है ना, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये बहुत ब्रॉड होती है, मतलब सूचनाओं की पहुंच बहुत बड़ी होती है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये दोनों नहीं होती। काम वाली बाई ने बता दिया कि गुप्ता जी के घर में ये होने वाला है, तो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? सूचना चोरी हो गई। हर जगह होता है, शेयर मार्केट में आपने पढ़ा होगा इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। शेयर मार्केट में एक टर्म आया होगा इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होता है कि कंपनी की सूचना चोरी करके अगर कोई पैसा कमाता है तो वो क्या कहलाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। भारत में लीगल है या इनफॉर्मल है कह सकते हैं आप, है ना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या हो जाता है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप जो है वो गैदर कर सकते हैं, अधिकतम सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, किसी प्रकार से कोई बर्डन नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी रखना पड़ता है। ठीक है, क्या ऐसा होता है लाइफ में? नहीं। आप लोग करते हैं इनफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन? नहीं करते तो होते हैं। किसी से बात करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हो कि ये इसका रैंक 1 कैसे आ जा रहा है, हमारा नहीं आ पा रहा टेस्ट में, तो उसके पड़ोसी को पहले जाओगे कि पढ़ता क्या है, हम भी पढ़ते, रैंक 1 नहीं आ पा रहे, चक्कर क्या है। तो इन्फॉर्मेशन जो होगी आपके पास आएगी इन्फॉर्मल वे में, तो कोई दोस्त बताएगा ये नई किताब लेके आया है जिसके राइटर ये है और इसी से पेपर बन रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आपको ध्यान रखना होता है कि जरूरी नहीं ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी जरूरी होता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, पहले लिखिएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगला हेडिंग डालेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे करेंगे? लिख के राइटिंग माध्यम से लिख लीजिएगा। नॉन वर्बल की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, बोलना कुछ नहीं है ना। तो कैसे करेंगे? एक तो लिख के राइटिंग के माध्यम से, तो लिख लीजिएगा लेटर्स, हाँ। फिर जो है हाँ साइन लैंग्वेज से लिखेंगे, जो लोग ऐसे जो बोल नहीं पाते हैं उनकी अपनी भाषा होती है। बॉडी लैंग्वेज का भी रूल रहता है ना, अगला बॉडी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, उसकी भी भूमिका होती है। कुछ साइंस मतलब जैसे आप देखें बॉडी पार्ट्स के माध्यम, शरीर के अंगों के माध्यम से भी मैसेज ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपके जो हैं, जैसे आप देखेंगे कई लोग इशारा कर देते हैं, किसी ने बोला हाँ भाई चलें, ऐसे करके चलें तो अगला चलें। खाना लोग, हाँ गर्दन हिला दी, बोलने से अच्छा क्या, गर्दन इतनी बड़ी मतलब छोटी सी टंग है उससे नहीं बोल पाएंगे यस चाय पिएंगे, गर्दन हिला हाँ पी लेंगे। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ मजबूरियां हो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो इसमें अगर आप राइटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर राइटिंग के माध्यम से कुछ कर रहे हैं, उसका एक बेनिफिट क्या होता है, उसको रेफरेंस के लिए रखा जाता है। जैसे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि तुम देखना मैं मोहित को बताता हूँ कल मिले, और उसने मोहित को मैसेज दिखा दिया, देखो यही मैसेज आया है। अगर उसने कॉल की होगी तो हो सकता है मोहित को लगे नहीं नहीं ये मुझे पागल बना रहा है, लेकिन मैसेज दिखा दिया कि मोहित को मैं कल देखता हूँ, तो प्रभाव किसका ज़्यादा रहेगा, राइटिंग वाले का। तो बात समझ आई, व्हाट्सएप पे मैसेज किसी के लिए नहीं करेंगे, है ना। तो राइटिंग के माध्यम से क्या हो जाएगा, इसको एज ए रेफरेंस आप यूज कर लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अगर आप राइटिंग के माध्यम से करते हैं लेटर वगैरह, तो इसको एज ए रेफरेंस आप यूज करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस को एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है, पढ़ा होगा आपने पॉलिटिव, है ना। तो उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कैसे हो सकता है, सिंबल से हो सकता है, सिंबल लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा, फेस के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता देते हैं, है ना, वो भी कम्युनिकेशन होता है। तो लिख लीजिएगा चेहरे के भाव, आईब्रो के माध्यम से लोग बातचीत करते हैं, है ना, ये सब बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा, है ना। अब जी हाँ उसी में आ जाएगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद लिखिएगा वर्बल कम्युनिकेशन में
वर्बल में एक लिखेंगे, हाँ इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर आप किसी से बातचीत करते हैं ना तो बातचीत के माध्यम से करेंगे, ठीक है। इसमें जो खास बात है ना वर्बल कम्युनिकेशन की क्या है, इसका जो फीडबैक है वो तुरंत मिल जाएगा। फीडबैक में टाइम बहुत कम लगता है, तुरंत मिलेगा आपको, ठीक है। और लेकिन समस्या क्या रहती है इसमें, भाषा का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जो बंदा लेटर लिख रहा है उसे पता है कि सामने वाला इस भाषा को समझ लेगा। आम बोलचाल में तुरंत थोड़ी पता चलता है। तो जल्दबाजी में, जैसे अगर आपके सामने कोई और बंदा बैठा साउथ इंडिया का, अभी क्या हुआ था काशी में एक संगम हुआ था, काशी तमिल संगम, कहाँ हुआ था, अभी बनारस में हुआ था, इसी साल हुआ था। उसमें मोदी जी ने स्पीच दी। आप सोचिए काशी के पंडित लोग आए थे और संगम के आए थे, संगम मतलब पढ़ा होगा हिस्ट्री में संगम वगैरह ना, तो काशी एंड तमिल भाषा के जानकार सब बैठे हुए थे और उनको स्पीच कौन दे रहा, मोदी जी। वो गुजराती और हिंदी बोलते हैं, तमिल वाले भी बैठे हुए। तो आपको पता होगा यहाँ पर एक ऐप का प्रयोग किया गया था, इसका नाम क्या है, भाषिनी एआई टूल है, जिसका प्रयोग किया गया था काशी तमिल संगम में बनारसी में इसी साल, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन में ये इसका प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ये हिंदी को किस में कन्वर्ट कर रहा था, तमिल में, वो भी रियल टाइम। पहली बार ऐसा हुआ, ये रियल टाइम में कन्वर्जन हो रहा था। यूपीपीसी वाले रख लेना, भाषिनी जो शब्द चर्चा में था ये क्या था, एआई टूल है जिसका प्रयोग मोदी जी ने किया था और रियल टाइम कन्वर्जन हुआ इसमें हिंदी से तमिल में। तो भाषा का एक मतलब चैलेंज रहता है इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। फीडबैक आपको जल्दी मिल जाता है लेकिन भाषा आपको समझनी होती है, अगर भाषा कॉमन नहीं है तो बातचीत नहीं हो पाती है ना। और जहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर डर एक रहता है कि कहीं डिस्कशन आर्गूमेंट में ना बदल जाए। दोनों में अंतर है, डिस्कशन एंड आर्गूमेंट में दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। जब आप सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है, देखिए जब आप बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें रहेंगी, एक तो फैक्ट्स, दूसरा आपके इमोशंस, भावनाओं के माध्यम से बातचीत हो रही है, तब तो ये डिस्कशन रहेगा। लेकिन जब किसी बातचीत में 100% चीज़ें किस पर निर्भर हो जाएं, फैक्ट पर, तथ्यों पर, तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों, अगर दो लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट टाइप मोहल्ले में अगर हैं, उनसे आप बातचीत करिए, हमेशा परेशान नजर आते होंगे। कोई प्रोफेसर रिटायर हुआ हो आपके मोहल्ले में, या साइंटिस्ट टाइप कोई व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, उनसे बातचीत करिए जाके, हमेशा टेंशन में रहेंगे, पता नहीं किस बात को लेकर के टेंशन रहते हैं। कारण क्या है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। हमेशा मान लो कोई साइंटिस्ट है, स्पेस एजेंसी में, इसरो में काम करके रिटायर हो गए, अभी घर बैठे हुए, तो आपके लिए सुबह शाम हो रहा है लेकिन वो देख रहे लगातार, पता नहीं क्या देख रहे, देखा रहा है, कभी किसी ने बात की अनुभव रहा कभी, या फिर पुलिस ऑफिसर हो, आईजी वगैरह रिटायर हो गए, इतने सारे केसेस उनके दिमाग में चलते हैं ना। आप सामान्य बातचीत कर, और अंकल जी ठीक है, तो उनका चेहरा 2 मिनट ऐसे वो देखेंगे आपको, आप लोग मैंने क्या पूछ लिया, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। और हिस्ट्री का टीचर जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हो, हिस्ट्री पढ़ाते हो, इनसे कभी बातचीत करो हमेशा हंसते हुए नजर आएंगे, उनके दिमाग में चल रहा मोहम्मद बिन तुगलक क्या आदमी था, है ना। तो मतलब खैर ये चीज़ें होती, तो देखिए फैक्ट की बात करें, अगर कम्युनिकेशन में 100% क्या नजर आ जाए, फैक्ट आ जाए, तो ये डिस्कशन कई बार आर्गूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, बहस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आर्गूमेंट हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं निकलता। तो जब भी डिस्कशन हो उसमें दोनों चीज़ें आपको नज़र रखनी चाहिए, फैक्ट एंड इमोशंस दोनों होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो भाषा पर ध्यान देना होता है, अगर कॉमन नहीं है तो बातचीत नहीं होगी। दूसरा, डिस्कशन में फैक्ट एंड इमोशंस दोनों रखिएगा अगर लंबा डिस्कशन चाहते हैं तब, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन में फीडबैक टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। जैसे अभी हमारा कम्युनिकेशन है, बातचीत चले, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप सीख रहे, और अचानक आप सोने लगो तो मैसेज मिल चुका है कि क्लास का टाइम हो गया, ठीक, बात समझ आई नहीं। तो मतलब क्या, कभी भी अगर मान लो इंटरव्यू में आप जाएंगे, आप सोचिए एक प्रश्न क्यों पूछा जाता है, एग्जामिनर मतलब जब आप जाएंगे बोर्ड में जाएंगे तो बोर्ड मेंबर एक मुस्कुराता हो क्वेश्चन पहले पूछेंगे, और भाई दीपक अपने बारे में कुछ बताइए। ये बड़ा बहुत गहरा प्रश्न है, कभी सोचा ऐसा क्यों पूछते हैं। जब आप जाएंगे ना, पीसीएस में भी अगर इंटरव्यू देने जाएंगे,
या आईएएस में कहीं भी जाएंगे? मान लीजिए दीपक आपका नाम है, और भाई दीपक अपने बारे में कुछ बताइए। दीपक मुस्कुरा दिए, सर क्या ही बताया, सब ठीक है, अपना बताओ। मतलब कभी सोचा ऐसा क्यों पूछते हैं कि अपने बारे में बताओ? दीपक 25 वर्ष की उम्र हो गई, अगर तुम खुद को नहीं समझ पाए तो समाज को क्या समझ पाओगे? तभी दीपक बताएंगे मुस्कुराते हुए, सर मेरा जो है, मेरी हॉबीज क्या क्या है। कैसे पता चला? अपने आप को जाना है ना, कहाँ मन आपका लगता है। भाई बोर्ड को मतलब नहीं है कि आपकी हॉबीज क्या है। मतलब तैरना हॉबीज है, क्या मेरे घर में मतलब जो है स्विमिंग पूल बनवा देंगे? नहीं बनवाएंगे। या घूमना मेरे मतलब जो है मेरी हॉबी है, ट्रेवलिंग है, तो सिलेक्शन के बाद एक गाड़ी हमेशा तैयार, सर को घुमाओ। उनका मतलब ये होता है कि आप खुद को कितना जानते हैं। जब आप खुद को नहीं जान पाए तो जिस सोसाइटी के लिए, जिस समाज के लिए आपका चयन होने वाला है, क्या उसे समझ पाएंगे आप? 25 वर्षों में आपने खुद को नहीं जाना, है ना? आप लोग जानते हैं अपने आप को? खुद को पहचान गए? नहीं। बहुत सारे लोग डायलेमा में होंगे, अभी खुद को ही नहीं जानते होंगे मैं हूं क्या, है ना? बात समझिए, आप बिल्कुल पानी जैसा है, जिसके जैसा रंग मिला तो वैसा रंगीन हो गए, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी क्लास में, कोई ऐसा पर्सन जो खुद को जानता है, यस सर मैं खुद को जानता हूं? कौन है बताइए? कोई जानता है? बताइए। नहीं नहीं, ये यही वो प्रश्न है। देखिए अभी आपको लग रहा है पीटी पास कर लोगे, मेंस पास कर लोगे, इंटरव्यू में कोई लोग क्यों फंस जाते हो? क्योंकि वहां पर ना कोई बुक जाती है, ना कोई टीचर जाता है, ना कोई कोचिंग जाती है, सिर्फ आप जाते हो, 100% आप जाते हो। ठीक है, उसमें तमाम किताबें, रिसाले, बुक्स, ये सब छूट गई। अंदर जाइए, चाय वाय पियेंगे, बोर्ड आपको चाय वाय पिला देता है, बिस्किट भी मिला देगा, है ना? तो तैयार हो के आओ आराम से, बढ़िया। फिर आप मुस्कुराते हुए अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं इनसाइड द केबिन, तो सीनियर आदमी आपको घूर रहे होते, आओ बेटा। वो कुछ नहीं कहेंगे। पहले इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, आप यकीन मानिए आपका हाथ ऐसे होगा, अगर आपने खुद से बातचीत नहीं की, खुद को नहीं जाना, तो आपकी फाइल ऐसे से होगी, सर मैं आ गया हूँ, बैठिए, पानी यानी पीजिए। वो पानी क्यों ऑफर करते हैं? ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, ताकि मैं सही से जज कर पाऊँ आप हैं क्या। ठीक है, अब देखिए सबसे कोर बात यही है कि आप खुद को नहीं पहचानते हो, तैयारी कर रहे हो, तो फॉर्म आएगा, भरोगे, पीटी आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर यही चलता रहेगा, है ना? तो सबसे पहले क्या करें आप? खुद को जाने। कोई जानता है खुद को कि सर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? आपके कैरेक्टर में सबसे मजबूत चीज़ क्या है, सबसे कमज़ोर क्या है? लोग बोलते हैं सर मैं इमोशनल हूँ, थोड़ा कमज़ोर हूँ। उन्हें पता है कॉमन बात है, लेकिन सच में देखिए क्या कमजोरी है आपकी? कोई जानता है कि सर मेरी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? पूरी क्लास में कोई स्ट्रेंथ जानता है अपनी? सिलेबस पढ़ रहे हो, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सिलेबस। अच्छा, अपनी कोई स्ट्रेंथ बता सकता है कि सर मेरी ये मतलब स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है? कोई बहादुर व्यक्ति है इसमें क्लास में? हाँ भाई आलम बताओ, कोई स्ट्रेंथ है आपकी? क्या है? गोल अचीव कर सकते हैं आप, ठीक। मजबूत पक्ष है आपका। कमजोर क्या है? कि मैं गोल नहीं जानता हूँ। क्या है फिर, क्या है कमजोरी, क्या है? हेजिटेशन ये कमजोरी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस का अभाव है। अगर आप बातचीत करेंगे तो वो सीख, ये कमजोरी तो नहीं है, वीकनेस आपको लगता है। ठीक है, उसने बोला तो सही कि मेरे मजबूत पक्ष के अगर गोल है तो मैं अचीव कर सकता हूँ, कमजोरी ये है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक बात है। कोई और गर्ल्स में कोई बताएगा क्या स्ट्रेंथ? क्या आप बताइए, स्ट्रेंथ क्या है? ये स्ट्रेंथ आपकी है। देखो इससे क्या हो जाएगा, उन्हें क्या, आप कभी पढ़ो ना सही, मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ, बुक पढ़ते नहीं होंगे आप लोग। जैसे इन्होंने क्या बोला कि अगर अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं तो मैं उनको फेस कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है? ये लाइन तभी इंसान बोलता है जब लाइफ में बहुत कुछ उसने देखा हो, अदरवाइज ये लाइन निकलती ही नहीं मन से। ये टोटल प्रैक्टिकल है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना? मुकेश अंबानी के लड़का कभी नहीं बोलेगा कि सर अप्स एंड डाउन अगर आते हैं मैं झेल लूंगा, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं डाउन होता क्या है।
इट मीन ये इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति आया है ये ऐसे पृष्ठभूमि से, ऐसी सोसाइटी से आया है जहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, 100% आपके साथ हुआ होगा, आप छिपा नहीं सकते। ये लाइन बढ़ना या तो आपने पढ़ी है, सुबह बोल दी, अगर आपकी 100% ओरिजिनल लाइन है इट मीन्स कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा होगा। और वीकनेस क्या है आपकी? इमोशनल। मतलब चॉइस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, प्रायोरिटी को सेट करने में दिक्कत होती है। नहीं ठीक बात है। देखिए एक काम करिए, पता क्या, आज जाके थोड़ा होमवर्क करिएगा। एक तो यूपीपीसीएस की बात पहले कर रहे हैं, होमवर्क नोट कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। 2015 से लेकर के 2023 तक सीसेट के जितने प्रश्न आज 100%, 2 4 5 तो आप करना स्टार्ट कर देंगे। आज जाके करिए, होमवर्क लिखिए, पहले कॉपी में लिखिए और सीरियस होकर के काम करना, ऐसा नहीं कि मजाक में, फन में मत करिएगा प्लीज़, है ना। यूपीपीसीएस का 15 to 23 तक करिएगा, ठीक है। क्योंकि सीसेट के जो प्रश्न हैं ये सारे टॉपिक्स के, ये यूपीएससी से ज़्यादा टाइट किस में आते हैं, यूपीपीसीएस में आते हैं, ठीक। तो 23 तक आप करिएगा, उसके बाद हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे, है ना। क्लास आगे कल आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को नींद आने ही वाली है मुझे लग रहा है ना। लेकिन एक काम करेंगे, देखो पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदलिए, थोड़ा ना, मतलब एक अंदर एक ना एक हंगर को डेवलप करिए, ठीक है। और आप लोग सिलेबस को ही नहीं जानते क्या चल रहा है आयोग में, ये सब मत करिए प्लीज़, है ना। कल मिलते हैं, ठीक है।